नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल हमने जो है वो गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास देखा और आज जो उसका शेष भाग हम यहाँ पे देखेंगे। तो कल जो है हम लोगों ने समुद्रगुप्त तक किया था। आज जो हमारी क्लास होगी वो रामगुप्त से शुरू होगी। तो देखिए, जो गुप्त काल में रामगुप्त नाम का शासक रहता है, इसको लेके बहुत ही विवाद है प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन अब क्या है कि कुछ साहित्यिक साक्ष्यों से और कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से रामगुप्त की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी मुख्य धारा के इतिहास में रामगुप्त को जगह मिलना बाकी है। तो देखिए, जो साहित्यिक साक्ष्य है जिससे इसका विवरण मिलता है वो है देवीचंद्र गुप्तम से। अब देवीचंद्र गुप्तम से जो इसका साक्ष्य मिलता है उसके पीछे एक कहानी है, मैं उसको आपको बता देता हूँ कि देवीचंद्र गुप्तम में एक कहानी आती है कि जो समुद्रगुप्त रहता है उसके दो बेटे रहते हैं। उसका बड़ा बेटा रहता है रामगुप्त और दूसरा बेटा रहता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो बड़ा बेटा रहता है उसकी पत्नी रहती है ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। तो इसी के समय, रामगुप्त के समय, गुप्तों के ऊपर जो है शकों का आक्रमण होता है और शक जब आक्रमण करते हैं तो रामगुप्त जो है उनसे पराजित होने की तो बात नहीं कही जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हारने की स्थिति में रहता है और उससे संधि करता है शकों से। और बदले में जो है रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने की बात स्वीकार कर लेता है। तो जब रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये बात पता चलती है तो वो क्रोधित होता है और अपने भाभी की जगह, यानी रामगुप्त की पत्नी जो ध्रुव देवी रहती है उसकी जगह वो गुप्त महारानी के वेश में शकों के यहाँ जाता है और जो शक आक्रमणकारी रहता है उसकी हत्या कर देता है और वापस आके जो है अपने भाई की भी हत्या कर देता है और इस तरह से वो सत्ता पे काबिज होता है और अपनी भाभी से शादी कर लेता है। ये देखिए, मतलब साहित्यिक साक्ष्य है और कहानी है, तो अब कितना विश्वसनीय है कितना नहीं ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो अब ये मान के चलिए कि इस कहानी के बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं रामगुप्त के, और इस तरह से हम रामगुप्त को मान रहे हैं कि रामगुप्त भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति था। और देखिए, इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो बेसनगर से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और उन जैन मूर्तियों पे महाराजा धीराज की उपाधि संस्कृत में इसको दी गई है रामगुप्त को। और उसके बाद एरण से जो है इसकी कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिलती हैं। अब लेकिन अभी भी ये तय नहीं है कि नहीं है ये प्रथम ताम्र मुद्रा जारी करने वाला गुप्त शासक था, इसलिए जो है हम प्रथम ताम्र मुद्रा जारी करने की बात अगर आएगी तो हम उसे समुद्रगुप्त को ही मानते हैं। अब देखिए, इसके बाद रामगुप्त के बाद जो है जो दूसरा प्रमुख शासक आता है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब देखिए, इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो इसकी एक उपाधि है सहसांक की और दूसरी उपाधि है सकारी, यानी शकों का हंता या शकों को मारने वाला। इसके बाद इसकी प्रसिद्ध उपाधि है देवराज। उसके बाद देवगुप्त, विक्रमादित्य जो बहुत प्रसिद्ध है और हम लोग इसी नाम से इसको बुलाते भी हैं, परम भागवत, ये वैष्णव धर्म का उपासक था, राजाधिराज जर्सी, ये इसकी एक अन्य प्रमुख उपाधि है। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, उसको हम देख लेते हैं और अभिलेखों में क्या विवरण है शार्ट में जो है उसको भी देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इसके प्रमुख अभिलेखों को अगर हम देखें तो देखिए, इसका मथुरा स्तंभ लेख है जो इसका पहला अभिलेख है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसी अभिलेख में, मथुरा अभिलेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत की चर्चा हुई है और इसके जो है शासन ग्रहण करने की भी सूचना इससे मिलती है। इसके बाद एक इसका प्रसिद्ध अभिलेख है उदयगिरी गुहालेख। उदयगिरी गुहालेख जो है ये विदिशा जिले में पड़ता है और यहाँ इसके 2 अधिकारियों का विवरण मिलता है। बेसिकली उन्हीं 2 अधिकारियों द्वारा ये लेख निर्गत कराया गया होता है और इसमें उसका विवरण मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ये है सनकानिक महाराज, इसका गवर्नर रहता है। और दूसरा यहीं से जो लेख मिलता है वो वीरसेन शैव का मिलता है जो इसका संधि विग्रहिक रहता है। अब इसके बाद एक इसका प्रमुख लेख जो है वो सांची से मिलता है, सांची अभिलेख है और इसमें इसके एक अधिकारी आम्रकार्दव का विवरण मिलता है। अब देखिए, सांची अभिलेख जो है ये बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है और इससे जो है पंचमंडलियों यानी ग्राम पंचायतों का विवरण मिलता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो आम्रकार्दव रहता है ये इसका सेनापति रहता है और इसी सांची अभिलेख में पंचमंडली या पंचायतों का अभिलेख मिलता है। और ये पूछा गया एग्जाम में कि गुप्तकालीन किस लेख से ग्राम पंचायतों का विवरण मिलता है, तो आप याद रखिएगा कि ये है आपका पंचमंडलियों का सांची अभिलेख।
उसके बाद देखिए एक प्रसिद्ध अभिलेख मेहरौली का है। मेहरौली यही यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार वाला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आप देखेंगे एक आयरन पिलर है जिसको मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। अब उस पर देखिए चंद्रगुप्त तो नहीं लिखा है, लेकिन चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, और उसका तादात्म्य जो है इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से लगाया जाता है। और उसमें एक विवरण आता है कि विष्णुध्वज पहाड़ी पे विष्णु पर्वत पहाड़ी पे विष्णुध्वज पताका स्थापित करने की बात आती है। तो वो कहीं पंजाब में स्थान है, सतलज के पास में। पहले वो पिलर वहाँ पे था, वहाँ से उस पिलर को उठा के दिल्ली में ले आया गया है। तो आप सीधे याद रखिए कि इसी का माना जाता है मेहरौली स्तंभ लेख। और इसका एक प्रमुख लेख है गढ़वा लेख। अब इसके अभिलेख के बाद देखिए कुछ इसके प्रमुख वैवाहिक संबंध रहते हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको आप ध्यान रख लीजिए। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वैवाहिक संबंध थे वो वाकाटकों के साथ हुए थे, और आप पहले इसका देख लेते हैं। इसकी शादी जो है नागवंशीय एक कन्या रहती है कुबेर नागा, और यही कुबेर नागा जो है प्रभावती गुप्ता की माँ रहती है। तो नागवंश में इसकी शादी हुई रहती है, और ये अपनी बेटी यानी प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से करता है। तो इसका संबंध वाकाटकों से भी है। फिर एक शासक है कदम्ब शासक काकुस्थवर्मन, उसकी पुत्री से इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम की शादी की थी। तो इन 3 राजवंशों से, समकालीन 3 राजवंशों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अब इसकी कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं। वैसे तो देखिए चांदी का सर्वप्रथम पूछा जाएगा कि कौन सा गुप्त शासक है जिसने रजत मुद्राएं जारी की, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब इसके बाद इसकी 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो उन स्वर्ण मुद्राओं को भी हम देख लेते हैं। तो पहली जो मुद्रा प्रकार है वो है धनुर्धारी प्रकार, और इस पर लेख जो है श्री विक्रमा अंकित है। दूसरा है सिंह निहंता प्रकार, और इस पर नरेंद्र चंद्र अंकित है। और ये जो सिंह निहंता प्रकार है ये एक शक शासक रहता है पश्चिम में, और मैंने यहाँ आपको बताया था कि वाकाटकों से इसका वैवाहिक संबंध यानी प्रभावती गुप्ता की शादी करता है, और उस संबंध से जो इसके राजनीतिक स्थिति मजबूत होती है तो वो गुजरात वाले क्षेत्र में शकों के ऊपर आक्रमण करता है, और अंतिम शक शासक जो रुद्र सिंह तृतीय रहता है उसे पराजित करता है, और उसी उपलक्ष्य में ये सिंह निहंता प्रकार की मुद्राएं यह चलाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी देखिए एक अश्वारोही प्रकार की मुद्रा है, इस पर अजित विक्रम लेख अंकित है। फिर छत्रधारी प्रकार की मुद्रा है, फिर पर्यंक प्रकार की मुद्रा है। अब जो इसकी पर्यंक प्रकार की मुद्रा है इस पे रूपाकृति लेख लिखा हुआ, और इस आधार पे माना जाता है कि यह एक नाटककार और अभिनेता भी था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुद्राओं के आधार पर किस गुप्त शासक को नाटककार या अभिनेता माना गया है, तो आप याद रखिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहता है। फिर पर्यंक स्थित राजा रानी, पर्यंक पर राजा और रानी बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं, वो प्रकार है। फिर ध्वजधारी प्रकार है, ध्वजधारी हमने देखा था कि समुद्रगुप्त का भी प्रमुख मुद्रा प्रकार था। इस पे परम भागवत की उपाधि है। फिर इसका जो 8वां प्रकार है वो चक्र विक्रम। इस चक्र विक्रम प्रकार में भगवान विष्णु जो है 3 गोल मुद्राएं जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सौंप रहे हैं। तो ये इसकी 8 प्रमुख मुद्राएं हो गई। अब इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, और ये विद्वत परिषद जो है उज्जैनी में रहती थी। उज्जैन जो इसकी राजधानी थी वो सांस्कृतिक राजधानी थी। अब उसमें जो नवरत्न थे उनको पूछ लिया जाता है, और वो क्या थे, मतलब वो पेशे से क्या थे उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको देख लीजिए। तो जो इसके पहले नवरत्न रहते हैं वो हैं कालिदास, या कालिदास हम कहते हैं इनको। कालिदास जो है वो संस्कृत के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, ये आप सभी जानते हैं, और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, और ये इनकी रचनाओं की चर्चा हम जब इसका सांस्कृतिक इतिहास देखेंगे तो उसमें करेंगे। अब दूसरे जो नवरत्न हैं वो हैं बेताल भट्ट, और ये जादूगर रहते हैं। तीसरे हैं घट करपर, ये कूटनीतिज्ञ हैं। चौथे हैं शंकु, और ये वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट। 5वें हैं धन्वंतरी, और ये चिकित्सक रहते हैं। 6ठे हैं अमर सिंह, ये कोशाकार यानी कोश, जैसे अमर कोश इन्होंने लिखा है अमर सिंह ने, इसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, वो रहते हैं। फिर 7वें हैं छपड़क जो है फलित ज्योतिष के जानकार रहते हैं। 8वें जो रत्न हैं वो हैं वररुचि, और वररुचि भी फलित ज्योतिष के जानकार हैं। और जो 9वें इसके रत्न हैं वो हैं वरामिहिर, और ये खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ रहते हैं। तो आप इन 9 रत्नों को याद कर लीजिए, और वो क्या रहते हैं या उनका प्रोफेशन क्या रहता है इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद जो अगला गुप्त शासक है और प्रमुख गुप्त शासक है वो है आपका कुमारगुप्त, और इसकी प्रसिद्ध उपाधि है महेंद्रादित्य की।
आपको ये भी याद रखना है। और इसकी 2 अन्य उपाधियां हैं जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इसकी बहुत सारी उपाधि है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है। एक पूछा भी गया है पीसीएस में, देखिए पृथ्वीपति और अप्रतिघ, ये इसके मुद्राओं पे आपको मिल जाएगी। और सर्वाधिक लेख की अगर बात की जाए या अभिलेख की बात की जाए और सर्वाधिक मुद्राओं की बात की जाए, तो दोनों सर्वाधिक लेख और सर्वाधिक मुद्राएं निर्गत करने वाला शासक आपका कुमारगुप्त है। और सर्वाधिक शासन, लंबे समय तक शासन, यानी 40 वर्षों तक कुमारगुप्त ने शासन किया था, तो सबसे लंबा शासन करने वाला गुप्त शासक भी आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। अब इसके जो कुछ प्रमुख अभिलेख हैं और उसकी कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब मैं अभिलेखों को बता देता हूँ किस स्थान से वर्तमान में वो पाए गए, इसको आप याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है 4 अभिलेख देके और 4 शासकों को, तो वहाँ आपको ये मिलान के लिए काम दे देगा। तो देखिए, इसका एक अभिलेख है विलसद या विलसड़ अभिलेख, ये एटा जिले से प्राप्त है उत्तर प्रदेश के। दूसरा है मानकुंवर, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। फिर तीसरा लेख भी गढ़वा प्रयागराज से प्राप्त है। चौथा लेख है करमदंडा, ये अयोध्या जिले से प्राप्त है उत्तर प्रदेश के। फिर 5वां लेख है उदयगिरी, ये विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त है। छठा अभिलेख जो है ये तुमैन से प्राप्त है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त है। फिर 7वां मंदसौर मालवा क्षेत्र से, यानी आज का वर्तमान मध्य प्रदेश का मालवा। फिर सांची है, ये रायसेन जिले से प्राप्त है। अब इसके बाद जो है 3 ताम्रपत्र इसके जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उसको आप देख लीजिए। पहला है धनदेय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और वैग्राम ताम्रपत्र, और ये तीनों जो है वो पश्चिम बंगाल से प्राप्त हैं। अब जो है इसकी कुछ प्रमुख मुद्राओं को हम लोग देखते हैं। तो इसकी देखिए प्रमुख मुद्रा है, अब ये जितनी आप मुद्राएं मैंने यहाँ लिखी हैं, जो पहले से प्रचलित मुद्राएं चल रही हैं, मैंने उनको नहीं लिखा है। यहाँ उसने कुछ नवीन प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं कुमारगुप्त प्रथम ने, मैंने उसको यहाँ पे लिखा, आप उसको ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये नई प्रकार की मुद्राएं और इनको पूछा जाता है इसलिए। अब देखिए खड़गधारी, ये अलग है, पहली बार चल रही है। फिर गजारोही, यानी हाथी पे राजा अरुण है। फिर अप्रतिघ, मैंने आपसे कहा था कि अभी देखिए जो उपाधि इसकी है ये मुद्राओं में है। उसके बाद खड़ग निहंता और कार्तिकेय प्रकार, ये 5 प्रकार की नवीन मुद्राएं जो है कुमारगुप्त ने चलाया है। अब इन मुद्राओं के बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख प्रशासक रहते हैं जो अभिलेखों से ज्ञात हैं कि ये कुमारगुप्त के प्रमुख प्रशासक और किस क्षेत्र में ये अपना शासन कर रहे होते हैं, उनका विवरण होता है। और इनको भी कई बार पूछा गया है मिलान वाले प्रश्नों में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो पहला प्रशासक देखिए चिरादत्त है, ये राज्यपाल रहता है और पुंड्रवर्धन, यानी उत्तरी बंगाल क्षेत्र आज का वर्तमान, पुंड्रवर्धन भुक्ति रहती है, ये वहाँ का राज्यपाल है। दूसरा जो इसका प्रशासक है वो घटोत्कच गुप्त है, और ये प्रशासक रहता है कहाँ, एरण, यानी पूर्वी मालवा क्षेत्र का। इसके पश्चात देखिए जो तीसरा इसका प्रशासक या अधिकारी कह सकते हैं वो पृथ्वीसेन है, और ये महाबलाधिकृत रहता है, और इसका उल्लेख करमदंडा अभिलेख में मिलता है, और ये अवध क्षेत्र से संबंधित है, अवध क्षेत्र के प्रशासन से। फिर जो इसका प्रमुख अधिकारी बंधु वर्मा है, ये भी राज्यपाल रहता है, और ये दसपुर मालवा क्षेत्र, दसपुर मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ का ये प्रशासक रहता है। तो देखिए ये जो प्रमुख चीज़ें रही हैं इन शासकों के बारे में वो मैंने बता दी। अब 1-2 प्रमुख शासक, जैसे देखिए स्कंदगुप्त बच जाता है, और उसके बाद कुछ परवर्ती गुप्त शासक जो रहते हैं स्कंदगुप्त के बाद, उनकी चर्चा जो है मैं आपसे कल करूँगा, और फिर उनका सांस्कृतिक इतिहास गुप्तों का मैं शुरू कर दूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 2 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा और बनाऊँ, और आपको गुप्त काल का जितना भी प्रमुख फैक्ट है या जो ज़रूरी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको दे दूँ, और कंप्लीट हो जाएगी। और आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।